चलिए बच्चों, आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं पूरा चैप्टर, और चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को याद है चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, आइए ज़रा थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, चैप्टर का नाम क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब जो पार्टनर है बस वही पार्टनर्स अपना आपस का रेशियो चेंज करने का डिसाइड करते हैं। और रेशियो चेंज करने के कुछ रीजन होते हैं। क्या रीजन है? कि वो अपना कैपिटल में चेंज लाना चाह रहे हैं, या फिर बिजनेस में उनका पार्टिसिपेशन चेंज हो रहा है, या फिर कोई एक पार्टनर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने वाला है। तो इन रीजंस की वजह से वो अपना रेशियो चेंज करने का फैसला ले लेता है। अच्छा, ये रेशियो चेंज करने का फैसला सुनने में तो ऐसा लगता है कितना आसान है कि खाली रेशियो तो चेंज करना है। मतलब नॉर्मल स्टूडेंट क्या सोचेगा कि रेशियो चेंज करना है तो सिर्फ एक ही तो चीज बदलनी है, पार्टनरशिप डीड। ऐसा नहीं है। रेशियो चेंज करने वाला काम तो पार्टनरशिप डीड में हो जाएगा, वो तो खाली एक डॉक्यूमेंटेशनल चेंज है, हाँ है ना। उसके अलावा हमारे अकाउंटेंट के लिए भी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ठीक है, आइए जरा क्या बोलते हैं हम इसे जब रेशियो चेंज किया जाता है? जब रेशियो चेंज किया जाता है तो पुरानी पार्टनरशिप डीड काम की होगी क्या? पुरानी पार्टनरशिप डीड हट जाएगी और उसकी जगह पर नई पार्टनरशिप डीड बन जाएगी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, जब एक नया पार्टनर आता है एडमिशन, और जब कोई पार्टनर छोड़कर जाता है, उस केस में भी तो पुरानी पार्टनरशिप डीड बेकार हो जाती है और नई पार्टनरशिप डीड बनती है। तो क्या वो भी इसके दायरे में आएगा? क्या वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है ना? तो वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। ठीक है, चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज करते हैं तो दो तरह के चेंजेस आते हैं। पहला चेंज पार्टनरशिप डीड में आएगा, और दूसरा चेंज होता है अकाउंट से रिलेटेड चेंज, जो हमारे अकाउंटेंट के लिए जिम्मेदारियां नहीं आ जाती हैं। तो वो चेंज क्या क्या होता है? हमें यहां पर कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। कौन कौन सी? पहली एडजस्टमेंट फ्यूचर की, यानी कि गुडविल की। दूसरी एडजस्टमेंट पास्ट की यानी कि पुराने प्रॉफिट्स, पुराने लॉसेस या पुराने रिजर्व्स। और पुराने प्रॉफिट और रिजर्व तो यहां होते हैं, पर पुराने लॉसेस होते हैं तो वो यहां पर होते हैं। इनका भी हमें आज एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और तीसरा होता है प्रेजेंट का। फ्यूचर वाला किससे जुड़ा हुआ है? गुडविल से। पास्ट वाला किससे जुड़ा है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस एंड। और प्रेजेंट वाला किससे जुड़ा है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो ये तीन मेन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट हमारे अकाउंटेंट को करनी पड़ती है। ठीक है, एक है नॉन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। नॉन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट क्या है? पार्टनरशिप डीड को बदलना। और अकाउंटिंग एडजस्टमेंट क्या क्या है? फ्यूचर की, पास्ट की और प्रेजेंट की। चलें आगे, आइए। अब हम लोग सबसे पहले किसके ऊपर काम करेंगे? गुडविल के ऊपर। अच्छा, गुडविल की क्या एडजस्टमेंट सिखाई गई थी, किसी को याद है? जब पार्टनर अपना रेशियो चेंज कर लेते हैं तो रेशियो चेंज करने की वजह से होगा क्या? फ्यूचर में क्या होगा सोचो। एक पार्टनर गेन में चला जाएगा और एक पार्टनर नुकसान में चला जाएगा। अभी हमें अंश बताएगा। अंश बिना कैलकुलेशन के बताओ। पहले रेशियो था 1:1, अब होने वाला है 1:2। तो तुम्हें क्या लग रहा है कौन फायदे में रहने वाला है? वाई फायदे में रहने वाला है। और अच्छे अकाउंटेंट का क्या फर्ज है? अच्छे अकाउंटेंट का फर्ज है ना किसी को फायदे में छोड़ेंगे और ना किसी को नुकसान में छोड़ेंगे। अब तुम एक बात सोचो, ये 90,000 डिस्ट्रीब्यूट कैसे होना चाहिए? पर अगर तुमने आज ही रेशियो बदल लिया तो ये 90,000 इस रेशियो में बटेगा, तो बटना चाहिए पुराने रेशियो में, पर ये बटेगा न्यू रेशियो में। इसीलिए हम क्या करेंगे? उस पार्टनर से उतना हिस्सा ले लेंगे जितना उसे फ्यूचर में गेन होने वाला है, हाँ या ना। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों रेशियो की हेल्प से क्या निकाल लेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमने देखा एक्स को इतना सैक्रिफाइस हुआ है या होगा। एक्स फ्यूचर में इतना नुकसान उठाएगा और वाई फ्यूचर में इतना गेन उठाएगा।
तो हमें क्या करना चाहिए, हम y से हिस्सा लेकर x को दे देंगे। अच्छा, अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज तो सेम है, तो इन दोनों में से किसी एक को इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमें अमाउंट मिल जाएगा जो हमें y से लेकर x को देना है। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, y अकाउंट डेबिट टू x का कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री को जनरली बोला क्या जाएगा, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और ये एंट्री किस चीज की है, गुडविल को एडजस्ट करने की। ध्यान रखना, आपने शब्द बोला है गुडविल को एडजस्ट करने की एंट्री है, पक्का, बाद में मुकर मत जाना। चलिए, अच्छा, इस एंट्री का असर क्या पड़ेगा हमारी बैलेंस शीट पे, हमारी बैलेंस शीट पे क्या असर पड़ेगा, सोचो। y की कैपिटल कम हो जाएगी और x की कैपिटल, और बाकी सारे आइटम सेम रहेंगे क्योंकि हमने उनको छेड़ा ही नहीं है। हाँ या ना, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हम पहला गुडविल का मेथड करेंगे। गुडविल के कितने मेथड है हमारे पास, सिंपल, वेटेड, सुपर प्रॉफिट और 2 कैपिटलाइजेशन के। तो पहला मेथड आपके सामने है सिंपल एवरेज। देखते हैं ये मेथड हमें क्या बताता है। अच्छा, इस मेथड में हमें क्या करना होगा, आपको पिछले कुछ साल के प्रॉफिट्स दिए जाएंगे और आपसे यहां की गुडविल मांगी जाएगी। अब इस गुडविल को निकालने का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, एवरेज। ये आपकी बुक में यूज नहीं कर रखा है, आपकी बुक में क्या यूज किया है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है ना। तो हम यहां पर इन्हें कैसे निकालेंगे, सुनिएगा, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं वो यहां से लेके यहां तक के प्रॉफिट दे रखे हैं। अच्छा, जो प्रॉफिट आपको दे रखे होते हैं वो एक्चुअल होते हैं कि वो एडजस्टेड होते हैं कि क्या होते हैं, वो एक्चुअल होते हैं। यानी कि वो प्रॉफिट्स जो हम पिछले कुछ साल में कमा चुके हैं। और वो क्या प्रॉफिट दे रहा है हमें, 2 लाख। ये 5 प्रॉफिट्स हमें दे रहा है वो यहाँ पर। एक ये रहा, यहां पर लॉस था, यहां प्रॉफिट था, यहां प्रॉफिट था और यहां प्रॉफिट था। तो अब आप गुडविल को कैसे निकालोगे, और कह रहा है 2 साल में 2 दिक्कतें भी थी। एक तो इस साल में एक दिक्कत बता रहा है 15-16 में, और एक यहां पर दिक्कत बता रहा है। मतलब ये वाला जो प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा है, अभी ये प्रॉफिट शुद्ध नहीं है, इसे पहले शुद्ध यानी कि करेक्ट प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूं, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ये वाला जो प्रॉफिट है ये कब निकला है, कब निकला है, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। कह रहा है इस साल में एक एबनॉर्मल गेन हुआ था। अच्छा, गेन जो होते हैं वो यहां लिखे जाते हैं, उस गेन ने इस प्रॉफिट को बढ़ा रखा है कि नहीं, तो मुझे इसे माइनस करना चाहिए, हाँ या ना। तो इसको तो हम लोग माइनस कर देंगे, यहां पर यहां पर यहां पर हमारा ये रहा, ठीक है। इन वाले प्रॉफिट्स को क्या बोलोगे तुम, प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट। और ये दोनों क्या कहलाएंगी, ये एडजस्टमेंट कहलाती हैं। और ये क्या कहलाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। एक एडजस्टमेंट और है, कह रहा है इस वाले साल में कितना प्रॉफिट दे रखा है, 3.5 लाख। कह रहा है ये कब हुआ है, कह रहा है ये आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस यहां लिखे जाते हैं, इस लॉस ने इस प्रॉफिट को घटा रखा है। अगर ये लॉस नहीं होता तो ये प्रॉफिट बढ़ जाता, तो आज बढ़ा लो। तो आप जब इसे ऐड करेंगे तो आपके प्रॉफिट अब क्या हो गए, एडजस्ट हो गए, एडजस्ट हो गए। बस अब आपने क्या करना है, इन 5 का टोटल ले लेंगे। अच्छा, जो इन 5 का टोटल होगा उससे क्या कहेंगे यार, एवरेज तो वो होता है जो किसी नंबर से डिवाइड होने के बाद आता है, टोटल प्रॉफिट, दैट्स इट, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। हाँ, जब आप उसे 5 से डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर से, तो वो आएगा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। उस एवरेज प्रॉफिट को आपने यहां पर ले आना है और उसे मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। ये एक रिवीजन थी, अदरवाइज ये कराने लायक था नहीं। चलो आगे आइए। हाँ जी, यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि गुडविल जो होती है वो हमेशा ऑपरेशनल प्रॉफिट की वजह से कमाए हुए प्रॉफिट्स को बोलते हैं। देखो जरा समझो, अब जैसे ये मेरा कोचिंग सेंटर है, ठीक है। अब मेरे कोचिंग सेंटर की मेन इनकम क्या है, फीस, ठीक है ना, ये मेरी मेन इनकम है। अब यहां मेरी कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं थी, यहां मेरी एक एक्स्ट्रा इनकम आ गई, किस चीज की, इंटरेस्ट की। यहां मेरी 2 एक्स्ट्रा इनकम आ गई, यहां पर 3 एक्स्ट्रा इनकम आ गई, यहां पर फिर वही 3 एक्स्ट्रा इनकम है। अब तुम मेरे कोचिंग सेंटर की गुडविल कैसे निकालोगी,
जब तुम मेरे कोचिंग सेंटर की गुडविल निकालोगे तो क्या ये सच में मेरे कोचिंग सेंटर की वजह से है? नहीं है कि नहीं? तो जब आप इन प्रॉफिट्स को लोगे तो आप क्या करोगे? इस इंटरेस्ट को इसमें से माइनस करना पड़ेगा, इसमें से ये दोनों इनकम माइनस हो जाएंगी, इसमें से ये तीनों इनकम माइनस हो जाएंगी। मेरी बात समझ आ रही है? तो आप जब गुडविल निकालते हैं तो आप केवल ऑपरेशनल इनकम को कंसीडर करना चाहिए आपको। करेक्ट? ऑपरेशनल इनकम कंसीडर होनी चाहिए और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ही माइनस होने चाहिए। नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस अगर माइनस हो रखे होते हैं तो वो ऐड किए जाएंगे, और नॉन ऑपरेशनल इनकम अगर ऐड हो रखी है तो वो लेस की जाएगी। पल्ले पड़ रही है बात? ऑपरेशनल मेन इनकम, बिजनेस की मेन इनकम को बोलते हैं। आगे बढ़ा जाए, चलो जरा। जैसे यहां पर मैंने एक और एग्जांपल लिया है, यहां पर मैंने 2 डॉक्टर्स को कंसिडर किया है, ठीक है। अच्छा, ये पहला डॉक्टर है बंटी, इसकी 3 इनकम है, ठीक है, और ये इसके खर्चे हैं। उसके बाद इसका प्रॉफिट कितना है? 11 लाख। यहां पर इसकी एक कंसल्टेशन है और एक और है इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, 2 इनकम है, और इसका प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। दोनों की जब आप गुडविल निकालोगे तो आपको क्या चेंज करने पड़ेंगे? क्या मुझे ये कंसिडर करना चाहिए था? नहीं, क्योंकि अगर मैं खाली डॉक्टर के प्रोफेशन की गुडविल निकाल रहा हूं तो मुझे उसके प्रोफेशनल इनकम को ही तो कंसिडर करना चाहिए। क्या ये उसकी प्रोफेशनल इनकम है? अगर वो डॉक्टर नहीं भी होता तो ये इनकम वो फिर भी कमा सकता था, है कि नहीं? तो ये भी मुझे कंसिडर नहीं करना चाहिए, ऐसे ही मुझे ये भी कंसिडर नहीं करना चाहिए। बात समझ आ गई है? आइए, अभी ये उसी मेथड के क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स है जो मुझे डिस्कस करनी है मेनली। आपको कितने प्रॉफिट दे रखे हैं क्वेश्चन में? 4 साल के, 1 लाख, 1.5 लाख का लॉस, 1.5 लाख का प्रॉफिट और 2 लाख का प्रॉफिट। पर ये प्रॉफिट्स कब हुए हैं? जैसे यहां पर 2 पॉइंट लिखे हैं, कह रहा है ये वाला प्रॉफिट कब हुआ है? आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। कह रहा है यहां पर एक लॉस बाय फायर इंक्लूडेड है, इसने प्रॉफिट को घटा रखा होगा, तो इसे तो मैं ऐड कर दूंगा, कोई परेशानी तो नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है ये जो 1.5 लाख का लॉस है ये कब आया है? इट इंक्लूड्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 80,000। वॉलेंट्री रिटायरमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 80,000। अब ये तुम्हें पहचानना होगा कि ये खर्चा नॉर्मल है या एबनॉर्मल। अगर ये खर्चा नॉर्मल हुआ तो फिर ये सही माइनस हो रखा है, इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। और अगर ये खर्चा एबनॉर्मल है और ये माइनस हो रखा है तो फिर इसे ऐड करना पड़ेगा। अब तुम सोचो ये खर्चा कैसा नेचर का है? हमने किसी को दी है? बेटे ये हम अपने एम्प्लॉयज को देते हैं जब वो छोड़ के जाते हैं हमारे कहने पर। वॉलेंट्री मतलब इच्छा से रिटायरमेंट। अब मैं कह रहा हूं अनीशा प्लीज तुम यहां से छोड़ के चली जाओ, मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूंगा। अच्छा, ऐसा रोज रोज तो होता नहीं है। बताओ, क्या ये बिजनेस में एम्प्लॉय को रोज निकाला जाता है कि इस तरह से जाओ जाओ प्लीज चले जाओ, पैसे ले जाओ पर चले जाओ? क्या ये ऑपरेशनल है? ऑपरेशनल रोज के काम, डेली रूटीन वर्क है क्या? नहीं है ना। इसने प्रॉफिट को कम किया हुआ है क्योंकि ये हमारे लिए खर्चा था और ये खर्चे यहां आते हैं। खर्चे यहां आकर मेरे प्रॉफिट को कम कर देते हैं। अगर ये खर्चा नहीं होता तो प्रॉफिट बढ़ जाता, तो मैं इसे भी ऐड बैक कर दूंगा। क्लियर है बात? अच्छा, उसके बाद 2 बातें और भी है नीचे। क्या कह रहा है? पहला वाला क्या कह रहा है? कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 17, यहां की बात कर रहा है। हाँ, a machine got destroyed in accident and rupees 60,000 was written off as loss in profit and loss account. हाँ, 60,000 का आपने यहां पर लॉस लिखा होगा, इसने आपके प्रॉफिट को धड़ाम से लॉस में बदल दिया। क्या करूं? क्या ये नॉर्मल लॉस था? तो इसे भी ऐड किया जाएगा। सही है ना? आगे चलो, ये अच्छा पॉइंट है। कह रहे 1 जुलाई 2017 यहां पड़ेगा। कह रहे यहां क्या हुआ था? 2 कंप्यूटर खरीदे थे 40-40 हजार के, यानी कि वैल्यू होगी 80,000। अच्छा, कंप्यूटर तो हमारे लिए एसेट होते हैं। कह रहा हमने उस टाइम पर क्या किया? हमने उनको खर्चे में कन्वर्ट कर दिया था। उस टाइम कंप्यूटर जो आपने यहां खरीदे थे वो यहां आने चाहिए थे
और उनके ऊपर का डेप्रीशिएशन माइनस होकर यहां आना चाहिए था। कह रहा हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया, हमने पूरा का पूरा 80,000 यहां डाल दिया, तो उसने आपके प्रॉफिट को कम कर दिया। आपने एसेट को एक्सपेंस मान लिया, और आपको करना क्या चाहिए था, एसेट मानकर डेप्रीशिएशन को एक्सपेंस मानना चाहिए था, है कि नहीं? कैसे ठीक करूं? तो पहले इस 80,000 को आप ऐड कर दोगे, और डेप्रीशिएशन की अगर मैं बात करूं तो यहां 9 महीने का डेप्रीशिएशन माइनस होगा, और उनका डेप्रीशिएशन इस साल में तो पूरा लगेगा। मेथड क्या था डेप्रीशिएशन का? 10% स्ट्रेट लाइन। तो यहां का डेप्रीशिएशन निकालना, 80,000 का 10% 8,000, और 9 महीने का 6,000। तो 6,000 का डेप्रीशिएशन इस साल में माइनस होगा, और 8,000 का इस साल में होगा, क्योंकि मेथड स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो 6 ये रहा और 8 ये रहा। कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, एक 80,000 ये वाला था उसका। चलें आगे, कुछ और पूछना हो? हाँ जी, बोलो बोलो। अरे ये वाला, ये हमारा कैपिटल नेचर का खर्चा था। कैपिटल नेचर का खर्चा था, हमने इसे रेवेन्यू नेचर मानकर पीएनएल में ले गए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम ऐड कर देंगे, उसका डेप्रिसिएशन रेवेन्यू नेचर का वो माइनस हो जाएगा। कुछ और डाउट हो? आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। आगे बढ़े, चलिए। अच्छा, इसमें आप लोग देख के बताएं। नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। आओ अगले पे आओ बेटा। इसके अंदर भी एक पॉइंट अच्छा है, बस मुझे वही डिस्कस करना है आपके साथ। कितने प्रॉफिट दे रखे हैं आप लोगों को इसके अंदर? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और यहां पर कितना दे रखा है? ये रहा, 5 प्रॉफिट्स दे रखे हैं। अच्छा, ये प्रॉफिट्स कब निकले हैं? नीचे एक एडजस्टमेंट दे रखी है बस। कह रहा है 1 अक्टूबर 2016। बहुत सारे गधों को तो डेट प्लेस करनी नहीं आती, डेट कहां जाएगी ये वाली? 1 अक्टूबर 16, भाई इसके तो बाद ही आता है अक्टूबर 16, तो अक्टूबर 16 समवेयर यहां कहीं आएगी, है कि नहीं? तो ध्यान रखना होगा। कह रहा है क्या हुआ, सोचो। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का भी कौन सा दिन? पहला। हाँ, क्या हुआ यहां पर? 1 10 16 पर करो। एक कंप्यूटर खरीदा था 40,000 का, और ये तो बिल्कुल पुरानी वाली एडजस्टमेंट है, बिल्कुल पुरानी वाली एडजस्टमेंट। कह रहा है कंप्यूटर खरीदा था और हमने उसे एसेट ना मानकर खर्चा मान लिया। हमें क्या करना चाहिए था? उसे एसेट मानकर डेप्रीशिएशन को खर्चा मानना चाहिए था। हो जाएगा क्या? ध्यान रखना, मेथड कौन सा है? मेथड नहीं देगा, ऐसा नहीं होगा, कहीं ना कहीं मिसिंग है, कुछ ना कुछ पक्का होगा। मेथड देगा, वो नहीं देगा तो आप फिर स्ट्रेट लाइन ले लेना। वैसे ऐसा करेगा नहीं। अधूरी इंफॉर्मेशन में तो फिर अलग अलग आंसर आएंगे ना बच्चों के, क्योंकि मेथड कोई बच्चा कुछ एज्यूम करेगा, कोई कुछ एज्यूम कर लेगा। ठीक है, हाँ ये वाली बात, ये आप बिल्कुल सही वाले, इसने बिल्कुल सही पॉइंट बोला है कि इसमें जो पॉइंट है वो लास्ट ईयर का है, तो यहां तो मेथड की वेटेज ही खत्म हो गई। अब तो चाहे स्ट्रेट लाइन लगाओ और चाहे रिटर्न डाउन लगाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। शी इज राइट। बेटा वो तो अगले साल दिखेगा ना, इस साल तो पूरा ही लगेगा ना 40,000 पे 6 महीने का। मेथड का यूज अगले साल पता चलेगा कि मेथड कौन सा था। इस साल क्या करना है मेथड का? उसने बिल्कुल सही बात पकड़ी है जी। टाइम से डिफरेंस आता है मार्केट में। ओए लल्ली, मैं ये कह रहा हूं, सुन जरा, कितने की चीज थी वो? 40,000 की। अगर मैं यहां डेप्रिसिएशन लगाता तो 40,000 के ऊपर ही तो कैलकुलेट होता हूं। और इससे क्या फर्क पड़ रहा है यहां पर कि मेथड क्या था? उस मेथड का यूज इससे आगे आने वाले साल में रहेगा। फर्स्ट ईयर में चाहे रिटर्न डाउन पे डेप्रिसिएशन लगाओ और चाहे स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिसिएशन लगाओ, दोनों पर अमाउंट सेम आता है जी। रिटर्न डाउन का फॉर्मूला, फॉर्मूला तो हम 11th में नहीं सिखाते, वो अंडर रूट के थ्रू निकलता है। सिर्फ तरीका बता देते हैं कि वो अमाउंट कैसे निकलता है। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला डिस्कस किया जाता है, पर रिटर्न डाउन का फॉर्मूला तो उसकी डेरिवेशन भी काफी लंबी है। ठीक है, आपने 11th में क्या किया है मैं नहीं जानता ना, वो उसका थोड़ा नुकसान है ये। क्या आगे बढ़ा जाए? आओ जरा बेटा, एक बार यहां और देखेंगे, एक दो अच्छी एडजस्टमेंट्स है इसके अंदर।
हाँ, इसके अंदर कुछ सीखोगे तुम लोग, मतलब की बात। आपको कितने प्रॉफिट दे रखे हैं? 4। लो जी, 1 2 3 और 4। क्या कह रहा है? कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर्स 12-13 पहला ही है यार। ये तो क्या हुआ था यहां पर? कह रहा है देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस हमने यहां लिखा होगा, इसने प्रॉफिट को घटा रखा है, तो इसे आप लोग यहां पर ऐड कर देना 10,000। लिखोगे क्या? प्लस एबनॉर्मल। यार कुछ बच्चे ना ये हिस्सा लिखना भूल जाते हैं, ऐसा मत कीजिएगा, वो किया हुआ काम बेकार हो जाएगा फिर। आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 13-14, यहां पर क्या हुआ था? देयर वॉज एन एबनॉर्मल गेन, ये यहां पर आता है 10,000 का, इसने प्रॉफिट को बढ़ा रखा है, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, लिख देना एबनॉर्मल गेन। आगे बढ़ो। सैलरी ऑफ ₹12,000 वॉज इग्नोर्ड एवरी ईयर। सोचो, पहले सोचो। हर साल में हम इसे, वो कह रही है हर साल में इसे माइनस कर दो, प्लस कर दूं। आर यू श्योर? एक बात बताओ, सैलरी बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है कि नहीं है? और अगर हम सैलरी हर साल ले लेते तो ये प्रॉफिट्स बढ़ते कि घटते हैं? सैलरी खर्चा होता है भाई। ले लेते मतलब इसके अंदर लिख देते, ले लेते मतलब वैसे सैलरी हम क्यों लेंगे? सैलरी तो एम्प्लॉय को दी जाती है। अगर हमने सैलरी लिख ली होती तो यहां लिखी जाती, इसके लिखने से प्रॉफिट्स घट जाते। कह रहा है हम सैलरी लिखना भूल गए, तो ये तुम्हारी गलती है। सैलरी बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है, आपको लिखना चाहिए था। क्या करूं? इसे हर साल में से माइनस कर दो। ठीक है, आगे बढ़ो। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वॉज इग्नोर्ड इन द ईयर 15-16। कह रहा है इस साल में इंश्योरेंस का एक खर्चा यहां लिखना भूल गए थे। सोचो पहले, नॉर्मल है कि नहीं है? इंश्योरेंस एक बिजनेस का रूटीन एक्सपेंस है, तो अगर हम उसे भूल गए थे तो हमें वो यहां पर माइनस करना चाहिए। ठीक है। रेंट ऑफ ₹5,000 विल बी पेड एवरी, विल बी पेड मतलब कह रहा है इससे आगे पे किया जाएगा। अभी तक की बात नहीं कह रहा, यहां तक तो था नहीं रेंट का खर्चा। कह रहा अब हमें लग रहा है फ्यूचर में एक नया खर्चा होगा 5,000 का, रेंट का, हर साल होगा वो भी। है जी? बेटा एक बात बताओगे मुझे जरा, आप जो निकालने जा रहे हैं यहां पर, क्या निकालने जा रहे हैं? गुडविल। गुडविल मतलब फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर का वो प्रॉफिट जो हम ऑपरेशंस की वजह से कमाएंगे। हाँ या ना? अगर फ्यूचर में आपके साथ एक नया खर्चा ऐड होने वाला है तो क्या आप उस पर ध्यान नहीं देंगे? फ्यूचर तो क्या हो गया, ये पूरा प्रॉफिट ही फ्यूचर का है। अगर फ्यूचर में आपके साथ कोई नया खर्चा जुड़ने जा रहा है तो उस खर्चे को आप लोग इग्नोर कर दोगे क्या? बोलो, क्या करूं मैं इसका? आपके पास 2 ऑप्शन है इसके, दोनों बिल्कुल ठीक होते हैं। या तो आप इस 5,000 को हर साल में से माइनस कर दो, ठीक है, और अगर हर साल में से माइनस नहीं करते हो तो दूसरा तरीका क्या है? अभी इसको इग्नोर करो, ठीक है, अभी पहले इन्हें निकाल लो। ये क्या आएंगे? एडजस्टेड प्रॉफिट्स, फिर इनका टोटल आएगा टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, फिर आप उसे डिवाइड करोगे 1 2 3 4 से, उसके बाद क्या आएगा? एडजस्टेड एवरेज, उसमें से एक बार माइनस करेंगे 5,000। फ्यूचर के नॉर्मल खर्चों को या तो हर साल में से माइनस कर दो, वरना जो उनका एवरेज आएगा उसमें से एक बार माइनस कर दो। दोनों बिल्कुल सेम आंसर देंगे। कौन सा गेन? फ्यूचर का? फ्यूचर का गेन कैसा गेन? रेंट। अगर आपको फ्यूचर में कोई रेंट मिलने वाला है तो रेंट तो हमने यही वाले हटा दे रहे हैं, तो हम वहां फ्यूचर के रेंट को क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि रेंट बिजनेस की इनकम नहीं होती है, साइड इनकम है वो, और गुडविल हम बिजनेस की इनकम से कमाए हुए प्रॉफिट्स से निकालते हैं। बात समझ आ रही है? किसी को कोई डाउट लग रहा हो? मतलब अगर नॉर्मल वाला खर्चा भूलते हो, चाहे आप वैसा नहीं, मतलब जो नॉन ऑपरेशन खर्च होते हैं चाहे वो भूल गए, सब माइनस करें। नॉन ऑपरेशनल खर्चा भूल गए थे हम, आप मुझे ऑपरेशनल हो चाहे ऑपरेशनल हो, सब माइनस
मुझे इसका कोई केस बता दो ना किसी ईयर का कि ऐसा इसमें ऐसा हुआ था, या फ्यूचर की बात कर रहे हो तुम? सैलरी ऑपरेशनल है सैलरी ऑपरेशनल खर्चा है और कह रहा है हम हर साल में उसे भूल गए थे, तो माइनस करना भूल गए थे, तो अब माइनस करना चाहिए ना, क्योंकि वो सही खर्चा था, जेन्युइन खर्चा था। समझ रहे हो? अब मैं कह रहा हूं, सुनो, दो बातें कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं यहां पर मैं दो चीजें भूल गया, एक तो मैं सैलरी भूल गया 10,000 की, और एक लॉस बाय फायर भूल गया 5,000 का। तो बढ़िया तुम इसे भूल गए, क्योंकि ये भूलने लायक चीज थी, ऑपरेशनल नहीं था। अगर ये तुमने माइनस कर भी दिया होता तो हम इसे ऐड कर देते आज। पर अगर तुम सैलरी भूले हो तो ये तुम्हारी गलती है। सैलरी भूलने वाला खर्चा नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा है, तो इसे आज माइनस करो तुम, क्योंकि हम फ्यूचर को सही निकालना चाहते हैं। अनबायस्ड मतलब कोई भेदभाव नहीं रखना है हमें। और कोई दिमाग में सवाल आ रहा हो? एलबी हो प्रेजेंट? पक्का समझ आ रही हैं चीजें? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें सारी एडजस्टमेंट क्लियर है? आइए, अगला मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। किसी को याद है क्या होता है? अगर इसी में वेटेड एवरेज लगाया जाता, इसी में बिल्कुल लगाया जा सकता है, अगला स्टेप क्या हो जाएगा पता है? इस टेबल में जो आपके एडजस्टेड प्रॉफिट्स आएंगे उनके ऊपर एक और टेबल बन जाती है उसके बेस पर। ठीक है, चलो बात करते हैं। देखो, इसका मतलब इसका आधा हिस्सा पिछले मेथड के ऊपर डिपेंड करता है और इसका एक हिस्सा नया इसमें ऐड हो जाता है। सोचो, आपको पहले ये प्रॉफिट्स दे रखे हैं, क्या कहोगे इन प्रॉफिट्स को? प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट। ठीक है, तो मैंने ये प्रॉफिट यहां ले लिए। उसके बाद क्वेश्चन हमें बताता है कि किस साल में क्या घटना हुई थी, बताता है ना। उन घटनाओं को क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट्स। तो वो घटनाएं हम लोग या तो ऐड कर देते हैं, या उसके बाद मुझे क्या मिल जाता है? एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट ये वाला मिल गया मुझे। उसके बाद सिंपल मेथड में आप क्या करते थे? इनका टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। पर वेटेड मेथड में इसके बाद एक और टेबल की शुरुआत हो जाती है। याद आ रहा है? चलो, इसमें क्या होगा? सबसे पहले आपको क्या लिखने हैं? ईयर। फिर आप क्या लेंगे? ये वाले एडजस्टेड प्रॉफिट्स। इसके साथ आपको क्या लेना है? वेट। वेट का मतलब, वेट का मतलब वैसे तो है वजन, पर यहां उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी? नहीं। वेट का मतलब है पॉसिबिलिटी ऑफ रिकरेंस, दोबारा होने के चांसेस। अरे सोचो, मुझे एक बात बताओ, अभी आप इसके बेस पर ही तो ये निकालते हो, कितने साल बीत चुके हैं? कितने साल बीत चुके हैं? 5। अच्छा, 5 साल की परफॉर्मेंस आपके सामने है। आपको क्या लगता है इनमें से किसके चांसेस यहां पर दोबारा होने के ज्यादा हैं? हाँ? बच्चे कह रहे हैं इसके चांसेस यहां होने के ज्यादा हैं। रीजन कोई? अरे क्योंकि ये रिसेंटली हुआ है, रिसेंटली हुआ है, और वो चीज इतनी पुरानी हो चुकी है कि उसके ऊपर हम पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। ये रिसेंटली हुआ है, ये नया है, इसके दोबारा होने के चांसेस बाकियों के मुकाबले ज्यादा हैं। तो क्या उसके चांसेस बिल्कुल नहीं हैं, पर कम है। इसीलिए कम और ज्यादा का एक डिफरेंस हमें मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। तो वो कैसे होगा? हम क्या करते हैं, हम ऐसा अपने आप एक अज्यूम कर लेते हैं कि अगर इसका चांस 1 है रिपीट होने का, तो इसका चांस 2 है, इसका चांस 3 है, इसका चांस 4 है, तो इसका चांस 5 है। ठीक है, तो इसको इनके साथ आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट। और टोटल ऑफ प्रोडक्ट को जब आप टोटल ऑफ वेट से डिवाइड करोगे तो व्हाट यू विल गेट? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल नहीं मिली अभी। फिर आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल लेनी है। हाँ जी? ज्यादा आएगा कि कोई गारंटी थोड़ी है, हो सकता जरूरी थोड़ी है इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा ही होगी। ऐसा भी तो हो सकता है वैल्यूज घट रही हो, कम भी तो हो सकता है। मैं फिलहाल आपसे एक बात पूछना चाह रहा था, आपको पता है ये सब क्या है? ये टोटल नंबर ऑफ ईयर ले लिए। क्वेश्चन आपको कितने साल दे रहा है?
क्वेश्चन तो आपको 5 साल दे रहा है, पर आपने उन्हें 15 साल कर दिया। सोच के देखो, आप मान के देखो, सोचो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहां कहानी खत्म। और ये क्या है? गुडविल जो निकालनी है। अब मैं क्या मान रहा हूं? इसके रिपीट होने का चांस, मैं इसे एक ही बार लिखूंगा। इसके लिए मैं क्या कह रहा हूं? 25,000, तो 25,000 मैं 2 बार मान रहा हूं। ये क्या है? 38, तो मैं क्या कह रहा हूं? इसके रिपीट होने के चांस 3 बार हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो आपको क्वेश्चन में तो प्योरली 5 साल दिए थे, पर आपने अपना ज्यादा दिमाग लगा के उसको 15 साल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो है ये कुछ नहीं है, दिस इज टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जो आपने अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कैलकुलेट किए। ठीक है, चलें आगे। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं था। इसमें सिर्फ एडजस्टमेंट देख लो बस एक बार, बताओ जरा, देखिए कोई एडजस्टमेंट ऐसी हो। आपको कितने प्रॉफिट दे रखे हैं? 3। तो ये तीनों प्रॉफिट्स मैंने यहां पर लिख दिए हैं। बस आप मुझे एडजस्टमेंट बताएंगे कि कोई आपको पूछनी है तो। क्या करेंगे इसका? देवांशी, ईयर कौन सा है बेटे? हाँ ये वाला कह रहा है यहां पर एक नॉन रेकरिंग इनकम थी जो इसके अंदर इंक्लूडेड है, और नॉन रेकरिंग इनकम इसके अंदर इंक्लूड नहीं होनी चाहिए थी। अगर हम गुडविल निकाल रहे हैं तो हमें इस तरह की इनकम को इग्नोर करना चाहिए, तो वो उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो उसे हम माइनस कर दें। अगला प्रॉफिट्स ऑफ 13, यानी कि ये वाला, इट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय ₹6,000 बिकॉज गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ये गलत है भाई। इस तरह का अगर कोई नुकसान माइनस हो रखा है तो उसे हमें ऐड करना। अच्छा, ऐड क्यों करना चाहिए? क्योंकि एबनॉर्मल लॉस है। कोई और स्ट्रॉन्ग रीजन है? क्योंकि फ्यूचर में इसके रिपीट होने की संभावनाएं, हमें क्या पता है भाई, हमें क्या पता, आग लगेगी वहां लग गई उस साल में, अबे तो पक्का थोड़ी है यहां भी लगेगी। आग लगना एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है। अगर उस साल में आग ने आपके प्रॉफिट को कम किया तो आप सोचेंगे कि यहां पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गुडविल बिलोंग्स टू नॉर्मल कंडीशंस ऑफ अ बिजनेस जिसमें रोज आग नहीं लगती है। ठीक है, और आप भी नंबरों में आग नहीं लगाएंगे ऐसा करके। आए, ये 2 हो गए हमारे। देखो ये क्या कह रहा है, ये बढ़िया वाला है। कह रहा है गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड, गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इट इज थॉट टू इंश्योर देम इन फ्यूचर। कह रहा है आज तक हमने अपने माल का इंश्योरेंस नहीं करवाया। कह रहा है पर अब हमने सोचा कि अब हम अपने माल का इंश्योरेंस करवाएंगे हर साल, तो हर साल प्रीमियम भी जाएगा, तो वो प्रीमियम हमारे लिए खर्चा भी होगा। फ्यूचर खर्चा, फ्यूचर का खर्चा नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। तो 2 ट्रीटमेंट बताए थे, या तो हर साल में से माइनस कर दो। इस मेथड में एक ही तरीका चलेगा, वो सिंपल में बताए थे 2 तरीके। वेटेड वाले में एक ही तरीका चलेगा, क्या? टेबल के अंदर ही माइनस होगा। रीजन क्या है भाई, वहां 2 चल जाते हैं क्योंकि वहां वेट नहीं होते हैं, वहां हर साल को इक्वल वेट दिया जाता है। वहां क्या कहते हैं, कह रहे तू जितना तू बड़ा है उतना ये भी बड़ा है और ये भी छोटा नहीं है, सब साल इक्वल वेट रखते हैं। बात समझ आ रही है? इस मेथड में पहले साल की इंपॉर्टेंस कम है, दूसरे की उससे ज्यादा, तीसरे की उससे ज्यादा। तो तुम सोचो, तुम यहां 400 माइनस नहीं कर रहे हो, यहां 400 है तो यहां एक तरह से तुम 800 माइनस करोगे, और यहां एक तरह से तुम 1200 माइनस करोगे, क्योंकि ईयर्स की वेटेज ज्यादा है। तो यहां सिर्फ एक मेथड चलेगा, क्या? हर साल में से माइनस होना। ठीक है, होगा तो 400 400 400 ही, पर मैं तो आपको बता रहा हूं कि मैं क्या मान रहा हूं, ये वाला साल 1 बार, ये 2 बार, तो ये 3 बार रिपीट हो सकता है फ्यूचर में। कुछ इंटरेस्ट आ रहा है काम में? लग नहीं रहा है? थोड़ा पानी की बोतल देना भर के, ढक्कन में देना। चलो आओ,
मुझे उम्मीद है आप लोग भीगना नहीं चाहेंगे, ठीक है, एंड ट्रस्ट मी मैं कर दूंगा ऐसा काम। मैं नहीं चाहता आपके ऊपर उल्टे सीधे लांछन लगाए जाएं, ठीक है। आई होप यू विल एंजॉय। आप लोग अपने फोन प्लीज अंदर रख लें, भरोसा ना कीजिएगा मेरा बिल्कुल। ये ढक्कन मैंने भर लिया है पानी का और मैं कसम से फेंक दूंगा, आप जानते नहीं है मुझे। एलबी ये सोच रहा है वहां तक तो आएगा ही नहीं, एलबी आएगा वहां तक आएगा, बॉटल तो आ जाएगी। आओ, अच्छा देखो जरा ये क्या कह रहा है, रीजन, अरे भाई, रीजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ₹6,000 per year, but it has not been taken into account for calculating the above mentioned profits। कह रहा है बिजनेस के जो मालिक हैं उन मालिकों को 6,000 रुपए पर ईयर के, क्या कह रहा है, रेम्यूनरेशन की, रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी की बात कर रहा है। कह रहा है 6,000 रुपए हर साल की सैलरी देनी बाकी है, या हम हर साल 6,000 की सैलरी देने वाले हैं। क्या करें, तो ये भी तो फ्यूचर का खर्चा है, तो इसे भी हर साल में से माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, अब यहां गेम खत्म नहीं होगी, इसके बाद नई टेबल की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। हाँ, सबसे पहले आपने ईयर ले लेने और फिर ये सारे के सारे प्रॉफिट्स। वेट आपको क्वेश्चन भौंकेगा, ना भौंके तो आप लोग 1 2 3 4 करके ले लेना। फिर इनका प्रोडक्ट आ गया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ वेट से क्या मिला, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज को उठा के यहां लाओ, मल्टीप्लाई करो, गुडविल आ जाएगी, ठीक है। चलो देख के बताओ क्या इसमें से एडजस्टमेंट कोई ऐसी है जो आप लोग पूछना चाहते हैं। कौन सा कौन सा कौन सा क्या पूछ रहे हो, चलो। ऑन स्क्रूटनी, स्क्रूटनी होता है अकाउंट्स को चेक करना, मतलब कैसे बताऊं मैं आपको, स्क्रूटनी एक प्रोसेस है, एक लीगल प्रोसेस है, ठीक है। ऑन स्क्रूटनी मतलब चेक करने पर, कह रहा है अकाउंट्स को जब हमने चेक किया तो फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड। कह रहा है ये वाली जो चर्चाएं थी ये हमारे सामने आ गई। क्या क्या हुआ, पहला हिस्सा कह रहा है 1 दिसंबर 2013, ओ माय गॉड, ये वाली डेट यहां पड़ेगी कहीं, 13 यहां पर पड़ेगी, नहीं फर्स्ट कह रहा है ना, तो फर्स्ट यहां पड़ेगी। लो जी, क्या हुआ था यहां पर, major repairs was made in respect of the plant incurring ₹6,000. The amount was charged to revenue। यहां पर हमसे 6,000 रुपए का एक खर्चा हो गया था रिपेयर का। जर्नल एंट्री क्या बननी चाहिए, रिपेयर्स डेबिट टू कैश। कह रहे हैं हमने उस टाइम पर क्या किया, हमने उस टाइम पर क्या किया, इट वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। इसका क्या मतलब है, इट वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, मतलब हमने उसे खर्चा ही मान लिया था उस टाइम पे। कह रहा है आज जब हम लोग गुडविल निकाल रहे हैं तो आज अकल आ गई अकाउंटेंट को कि हम वहां पर जो काम करके आए थे वो गलत करके आए थे। उस टाइम पर हमें उसकी एंट्री क्या डालनी चाहिए थी, पढ़ो तो सही। The paid sum is agreed to be capitalized for goodwill calculation। जो हमने यहां पर पैसे दिए थे उसकी जर्नल एंट्री तो हमने डाल दी उस टाइम पर, रिपेयर्स डेबिट टू कैश 6,000, और ये 6,000 हमने यहां रिपेयर का यहां ले लिया हुआ खर्चा, और इसने मेरे प्रॉफिट को 6,000 से कम कर दिया उस टाइम पर। तो पहले तो आप इसे ऐड बैक कर दो, तो यहां पर ये वाला 6,000 मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं 0 पे आ गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है आज जब हमारे अकाउंटेंट को अकल आई है तो आज क्या समझ आया उसे, आज उसे समझ आया कि जो हमने पैसा दिया था 6,000 रुपए का, इट इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड, मतलब कह रहा है उसे एसेट मानना चाहिए था। अगर मैं उसे वहीं पर एसेट मान लेता तो फिर क्या होता, एसेट बन के वो यहां आता और उसका डेप्रीशिएशन यहां और यहां माइनस होता, हाँ या ना। तो कह रहा है हमने आज ये सही करना है,
कैसे सही करूं? 6000 तो ऐड हो गया। अब 6000 का 4 महीने का, अरे ये वाली डेट यहां पड़ेगी, ठीक है। 4 महीने का कितना निकलेगा, निकालना। 6000 का 10% होता है 600 और 4 महीने का हो गया 200। तो 200 रुपए का डेप्रिसिएशन यहां पर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो 200 रुपए तो यहां माइनस हो गया। अच्छा, इसमें से जब 200 तुम माइनस कर दोगे तो एसेट बचेगी कितने की? 5800। तो 5800 में यहां पर पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा 580, तो वो यहां माइनस हो जाएगा। चाहिए? चलो आगे देखते हैं और क्या एडजस्टमेंट है। एक और है बेटे, ये भी थोड़ी नई एडजस्टमेंट है। कह रहा था क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 13, इसकी बात कर रहा हो। तो कह रहा है यहां पर जो क्लोजिंग स्टॉक था, और आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक यहां पर आता है, कह रहा है यहां जो क्लोजिंग स्टॉक था, हमने क्या किया इस क्लोजिंग स्टॉक के साथ? हमने इस क्लोजिंग स्टॉक को 2400 रुपए से ओवर वैल्यू कर दिया। हमें कौन सी वैल्यू लिखनी चाहिए? नॉर्मल वैल्यू, लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू? नॉर्मल वैल्यू जो बनती है। लोअर और अपर हम किसी भी चीज के लिए नहीं लिख सकते, हमें नॉर्मल वैल्यू लिखनी चाहिए जो उसकी बनती है। कह रहा है हमने इस वैल्यू को 2400 रुपए से ज्यादा लिख दिया। अगर आपने इसे बढ़ाया होगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा। तो आपका इस साल का जो प्रॉफिट है 2013 का, यानी कि ये वाला प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो आप इसे पहले 2400 रुपए से कम कर देंगे। अच्छा, फिर यहां का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन के यहां आया होगा। अगर आपने इसे ओवर वैल्यू किया है तो ये भी तो ओवर वैल्यू है, और इसके ओवर वैल्यू होने से यहां के प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा होगा? ये कम हो गया होगा। तो ये कम हो रखा है, तो मैं क्या करूंगा? इसे मैं ऐड बैक कर दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक यहां पर फिर फ्रेश वैल्यू होगा, यहां फिर दोबारा वैल्यू होगा, वो हर साल दोबारा वैल्यू किया जाता है। तो यहां के क्लोजिंग स्टॉक में गड़बड़ है ना, इनमें थोड़ी गड़बड़ कह रहा है वो। ओपनिंग स्टॉक में गड़बड़ थी। आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। मैं ये कह रहा हूं, तुम ये चलो सुनो, तुम ये कह रहे हो कि यहां का क्लोजिंग स्टॉक गड़बड़ था, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से यहां का ओपनिंग स्टॉक गड़बड़ होना लाजमी है, पर मैं कह रहा हूं जब तुम यहां पहुंचोगे तो यहां पर भी कुछ माल बचेगा, उस क्लोजिंग स्टॉक को दोबारा वैल्यू किया जाएगा, फ्रेश वैल्यू। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कैसे होता है? कैसे वैल्यू होता है क्लोजिंग स्टॉक? जो माल बच जाएगा वो कहीं तो पड़ा होगा। कहां पड़ा होगा यार? गोडाउन में। गोडाउन में जाओ, वहां पे देख लो कितना माल पड़ा है और उसको चेक कर लो अपने रजिस्टर में, उसकी वैल्यू निकाल लो, खत्म बात। अब तुम सोचो ना, जब तुम यहां पर वैल्यू करोगे तो क्या तुम उसे फिर दोबारा से गलत वैल्यू करोगे क्या? फिर यहां के क्लोजिंग स्टॉक के सही होने से फिर आगे सारी चर्चा अपने आप ठीक हो जाएगी। इसको पता नहीं चला कि क्लोजिंग स्टॉक गलत है, गलत आ रहा है मेरा। क्या हो जाती है गलतियां? क्या है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती हैं गलतियां? नहीं किया फिर उसको वहीं पे उसने किया होगा ना, हम आज उसके रेक्टिफिकेशन पे थोड़ी बात कर रहे हैं। हम तो ये टेबल बना के सिर्फ मन को शांत करना चाहते हैं कि भैया अगर हमने ये गलतियां नहीं की होती तो हमारे प्रॉफिट्स ये होते, और इनके बेस पर गुडविल निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो बस जो तुम कह रहे हो वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पार्ट है, वो 11th का पार्ट होता है हमारा। अच्छा, इसमें एक और है, जरा ये देख लो। ये वही वाला है अपना, क्या था अपना वो फ्यूचर एक्सपेंस वाला। इसका क्या करना होता है? ये हर साल में से माइनस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसमें देख के बताओ कोई एडजस्टमेंट पूछनी हो। थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट अच्छी है, उस पर बात कर लेते हैं बस। सेकेंड वाली देखना, repairs to machinery ₹60,000 were wrongly debited to the machinery account on 1st July 2017। बेटे 1st जुलाई यहां पर पड़ेगा हमारा। क्या हुआ था यहां पर? हमने अपनी किसी मशीनरी को रिपेयर करवाया था। जर्नल एंट्री क्या डलनी चाहिए थी? रिपेयर्स टू कैश। कह रहा हमने क्या किया उस टाइम पर? इट वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट।
अच्छा, जब आपने उसे एसेट मान लिया होगा तो फिर इसके ऊपर अपने डेप्रिसिएशन भी लगा के आए होंगे फिर आप। सुनो, तो हमने यहां एंट्री डाल दी थी मशीनरी डेबिट टू कैश, कितनी वैल्यू थी 60,000। तो फिर आपने इसे यहां पर ले गए होंगे आप इसे, फिर इसका डेप्रिसिएशन आपने कितना लगाया होगा 20% डिमिनिशिंग। लगाओ जरा कितना डेप्रिसिएशन लगाया होगा 60,000 का 60,000 का 20% और वो भी 9 महीने के लिए। तो यहां आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया था 9,000 का, फिर यहां कितना लगाया होगा, इसमें से डेप्रिसिएशन भी माइनस हो गया होगा 9,000 का, तो फिर ये 51 की बच गई होगी। 51 के ऊपर कितना 20% निकालो, तो यहां आपने 10,200 का डेप्रिसिएशन लगाया होगा। ये सब गलत है, ये सब गलत हम करके आ चुके हैं। इसे कैसे ठीक करोगे? पहली बात तो ये 60,000 यहां ना जाकर यहां जाना चाहिए था, तो इसे माइनस करना चाहिए था हमें, तो अब कर दो। तो 60,000 तो हमारा अब माइनस होगा, और ये जो दो आपने डेप्रिसिएशन ले रखे हैं ये गलत माइनस कर रखे थे, तो इन्हें ऐड बैक कर दो, बस हो जाएगा काम। ठीक है, सिंपल है, स्ट्रेट लाइन। हाँ हाँ, स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम आएगा प्रोवाइडेड टाइम गैप इज सेम। अब जैसे मैं इसी क्वेश्चन में बात करूं तो स्ट्रेट लाइन भी होता तो भी डेप्रिसिएशन के अमाउंट डिफरेंट होते, क्योंकि यहां 9 महीने की बात हो रही है और वहां 12 महीने की बात हो रही है। ठीक है, तीसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड याद है किसी को? अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, बस 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 बस, वेरी गुड, अच्छा है आपको याद है। तो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, ये मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, इसमें से मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक बिजनेस की बात कर रहा हूं। ठीक है, और इस बिजनेस का जो मालिक है उनका नाम क्या है, राज और देव। ठीक है, राज और देव का पुराना रेशियो क्या था 1:1। अच्छा, उस टाइम पर इन्होंने 1:1 डिसाइड किया और अपना काम करना शुरू कर दिया। आज अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं और आज क्या निकालना चाह रहे हैं, गुडविल। गुडविल की वैल्यू बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। तो उसका फॉर्मूला क्या कहता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा रहेगा। ठीक है, अच्छा, इस मेथड में एक बात और बोली जाती है, क्या सुपर प्रॉफिट बेसिकली होता क्या है? सुपर प्रॉफिट वो होता है जो हम एक नए बिजनेस से ज्यादा कमाते हैं। ठीक है, समझो जरा इसे। इस सुपर प्रॉफिट को समझने से पहले एक चीज और समझ लो जरा, कैपिटल के बारे में मैं आपको बता दूं। पहले तो मुझे एक बात बताओ तुम, अगर मैं राज और देव के आने वाले ये क्या है पूरा आने वाला 1 साल 2 साल 10 साल कितने साल है पता नहीं भाई, ये फ्यूचर है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं ये आने वाला 1 साल है, सिर्फ 1 साल। ठीक है, क्या कोई मुझे बता सकता है राज और देव इस 1 साल में कितना कमा सकते हैं? सोचो आराम से, राज और देव आने वाले 1 साल में कितना कमा सकते हैं? आई थिंक आप इन्हीं को जोड़ रहे होंगे, 9 और 6 15, और ये हो गया 35, ये हो गया 42, 5 लाख हो गए टोटल, 5 लाख हो गया टोटल। ये आने वाला 1 साल है, 1 साल 1 लाख कमाएंगे। आपने खुद बोला वो लोग 1 लाख कमाएंगे, क्या ये 1 लाख पक्का है? नहीं। इस 1 लाख को कहोगे क्या तुम? क्या? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट लो, एवरेज प्रॉफिट आपने खुद ही निकाल दिया। यानी कि अब मुझे एक बात और बता दो, आज राज और देव के कितने पैसे बिजनेस में इन्वेस्टेड हैं? 10 लाख। कैसे मिला? नहीं बेटे, हाँ बिल्कुल सही, ये है उनकी कैपिटल इन्वेस्टेड। 10 लाख रुपए लगाकर 1 लाख रुपए कमा सकते हैं राज और देव, हाँ या ना? 10 लाख रुपए लगाकर 1 लाख रुपए कमा सकते हैं राज और देव। अच्छा, यही 10 लाख आप इससे भी निकाल सकते थे, हाँ या ना? इन तीनों का टोटल क्या कहलाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। और इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? और दोनों की वैल्यू सेम रहती है।
ठीक है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। मैं फिर से लाइन रिपीट कर रहा हूं, अगर राज और देव 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो उन्हें 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे या लगाने पड़ रहे हैं, ऐसा कह लो। अब सोचो, अब बिजनेस में अगर आज ही मार्केट में कोई नया बिजनेस आ जाता है, एक नया बिजनेस, क्या ये नया बिजनेस भी कुछ कमाएगा? क्या ये नया बिजनेस भी कुछ कमाएगा? बिल्कुल कमाएगा, ज्यादा नहीं कमा सकता और इनके मुकाबले काफी कम कमाएगा, बहुत कम कमाएगा। पर ऐसा नहीं कह सकते कि तुम बिल्कुल नहीं कमाएगा। रीजन बीइंग, इसके पास भी कुछ कस्टमर जरूर आएंगे, चलते फिरते कस्टमर, जिनको घूमने फिरने की आदत है, चलो चलो नई दुकान पे चलते हैं, नया माल मिलेगा। स्पेशली लेडीज के केस में होता है ऐसा, नहीं होता है ऐसा, हमारे तो केस में रोज होता है। ठीक है, तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, तो क्योंकि ये भी थोड़ा बहुत कमाएगा, तो जिस परसेंटेज से ये कमाते हैं उस परसेंटेज को क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेट ऑफ, और ये परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दी जाती है। सुनो जरा, थोड़ा सा आगे आओ। हाँ जी, सुपर प्रॉफिट को अगर हम बोले तो ये क्या है? वो प्रॉफिट जो हम नए बिजनेस से ज्यादा कमाएंगे। ठीक है, और ये क्या है? हमारा प्रॉफिट माइनस नए बिजनेस का प्रॉफिट। अब हमारा प्रॉफिट मैंने अभी तो बताया था, तुमने निकाला था। हमारा प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नए बिजनेस का प्रॉफिट। ये कैसे निकालोगे? नए बिजनेस की अर्निंग परसेंटेज क्वेश्चन तुम्हें दे देगा, दे दी, और उस परसेंटेज को इससे मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि ये कैपिटल तो राज और देव की है और वो अर्निंग परसेंटेज नए बिजनेस की है। ये तो गलत बात है। अबे भाई, कैपिटल सेम रखोगे तभी तो कंपैरिजन कर पाओगे। अब मैं कह रहा हूं 10 लाख रुपए लगाकर ये कितना कमा रहे हैं? 1 लाख। ये 1 लाख कमा रहे हैं। सुनना जरा, ये 1 लाख कमाने की सोच रहे हैं। अच्छा, और ये आ गया नया बिजनेस। ठीक है, इसकी अर्निंग परसेंटेज कितनी है? अब एक बात बताओ, इस 1 लाख की कैलकुलेशन तुमने 10 लाख पे की है ना, तो भाई इस परसेंटेज को भी तो इसी से मल्टीप्लाई करो, तभी तो बेस सेम रहेगा, है कि नहीं? तो ये कैसे निकलेगा? नए बिजनेस का प्रॉफिट यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस, और इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट। और इसको मल्टीप्लाई करना होता है नंबर ऑफ ईयर। अभी थोड़ा सा और इसे एक्सपेंड करते हैं, आओ जरा। अब सिर्फ यही तो देखना है कि ये कैसे आया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोरियत तो नहीं हो रही है? और हो भी रहोगी तो कर क्या लोगे? चलो, हाँ, यहां नाच के दिखाऊं तुम लोगों को मैं। कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म, कितनी कैपिटल है? 3 लाख रुपए लगा रखे हैं। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि नए बिजनेस की अर्निंग परसेंटेज 10% है। एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, ये क्या है? अरे आने वाला 1 साल जो कि इसके बेस पर निकलता है। क्या कह रहा है यहां का प्रॉफिट? कह रहा है इट विल बी कितना? इट विल बी 41, बट कह रहा है ये 2000 के लॉस के बाद है, तो 43 होता है फिर तो, क्योंकि एबनॉर्मल लॉसेस ऐड कर दिए जाते हैं सही प्रॉफिट जानने के लिए। इसका मतलब हम लोग फ्यूचर में 43 कमाने की सोच रहे हैं, कितने पैसे लगाकर? और यही 3 लाख अगर इनको दे दूं तो ये गधे कितना कमा पाएंगे? 30,000। इसका मतलब हम दूसरों के मुकाबले 13,000 फालतू कमा रहे भाई, और वो 13,000 ही हमारा सुपर प्रॉफिट है। तो इसको पूरे को कैसे पुट करना है, समझो जरा मेरी बात को। सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक चीज और देखो, क्या मांगा है? कैलकुलेट गुडविल एट 5 टाइम्स ऑफ द, तो ये तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये तो 5 दे दिया। ये हमें निकालने हैं अभी, ठीक है, हमें नहीं पता। चलो, सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज तुमने अभी बोला कितना आ रहा है? 43 आ रहा है। नॉर्मल कैसे निकलेगा? 3 लाख का 10% 30,000 आ गया। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ गया? 13,000। 13,000 को ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, गुडविल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए देख के बताओ, करना है नहीं करना है क्वेश्चन? पहले पढ़ तो लो।
पहले कह दिया नहीं करना आता है। वहम में जी रहे हो तुम लोग। विवेक ठंड लग रही है तेरे को? नहीं, ऐसे कुकड़ के बैठा हुआ था बिल्कुल। है अंश के बैठने से तेरे को ठंड लगती है? कह रहा अंश बैठा है, डर लगता है? हाँ, डर में जो डर है उसमें ठंड लग सकती है। ठीक है, ये हो जाएगा ना? ठीक है, नहीं हम लोग करेंगे, आओ। अरे बकवास नहीं दे, सुनो, आपको पिछले 3 साल दे रखे हैं, तो पहले 3 साल के बेस पर आप लोग क्या निकालोगे? है नहीं रे, एवरेज प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा हमें। चलो ठीक है, पर क्वेश्चन में हमें एक चीज पहले से दे रखी है, गुडविल। कह रहा गुडविल कितनी है? गुड 1.5 लाख। और ये 1.5 लाख निकली कैसे? इट इज 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कोई दिक्कत नहीं है, सुपर प्रॉफिट सीधा सीधा 50,000 आ गया। और सुपर प्रॉफिट 50,000 हमें पता है कैसे आता है, एपी माइनस एनपी। अब इसमें से एक वैल्यू हमें पता लग जाएगी ना, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इन तीनों का टोटल करके 3 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट। तो भाई ये नहीं निकलेगा क्या? सारा आज तक हो जाएगा सॉल्व। तुम कहोगे हमें तो पहले ही कहते हैं हम आ जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। आप ही कहते करा दो, करा दो, करा दो। ये भी हो गया। जहर हो रहे हो तुम लोग बिल्कुल ना, कड़वी बातें करना सीख गए हो। आओ, अच्छा पढ़ना है, ये ले। कौन सा रे, कौन सा है? लास्ट लाइन सही होगी ना, जहां कोई बैठा नहीं है वहां से आवाज आई होगी। वेरी गुड, तो हमें ही चलाना सीख रहा है भाई। ठीक है, एक बार ही मैंने बस चलाऊं, उसके बाद नहीं चल सकते, भूल जाओ। अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, गुडविल फोकस है हमारा। चेंज इन पीएसआर में एडमिशन घुस गया। अरे इसमें ना मेरे को जो चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड बता देता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? पॉइंट ये है, क्या कह रहा है? कह रहा है ए और बी पार्टनर्स थे। कह रहा है आज यहां कहीं पर क्या हो रहा है, यहां कहीं पर सी आ रहा है हमारे साथ। ठीक है, कह रहे जब सी आया तो गुडविल तो फिर भी निकलती है, एडमिशन में सीखेंगे हम लोग। तो गुडविल के लिए और वो क्या क्या दे रहा है मैं देखो जरा। कह रहा है ए की कैपिटल कितनी है? 5 लाख। बी की कैपिटल कितनी है? और जनरल रिजर्व कितना है? पी एंड एल का क्रेडिट दे रहा है, तो भाई यही लिखा जाएगा। डेबिट होता तो वहां जाता। और सन्ड्री एसेट ये रही। और भाई इस बैलेंस शीट को इक्वल करने मत बैठ जाना, ठीक है? बैलेंस शीट बनानी नहीं है, पता लगा नहीं नहीं हम तो इसको करके छोड़ेंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूं, करनी ही नहीं है इक्वल है। वो कह रही है नहीं हुई तो, क्योंकि करनी नहीं है तो होगी नहीं। करंट लगाएगा आज। चलो आज वो मेमोरेंडम बैलेंस शीट अलग टॉपिक है। हाँ? मेले में खोए हुए बच्चे की तरह बिहेव ना करें। चलो अच्छा, क्या ये चारों चीजें मिलकर कैपिटल एम्प्लॉयड बनाएंगी? बिल्कुल, कैपिटल और ये दोनों हैं फ्री रिजर्व्स। ठीक है, तो ये सब मिलकर बना देगा कैपिटल रिजर्व। आगे चलते हैं, हाँ डिस्कस करेंगे हम लोग। किसी को तकलीफ तो नहीं है बेटा? प्लीज बताएं, किसी को जल्दी जल्दी जाने का शौक हो? नहीं? चलो बहुत अच्छे हैं आप लोग। 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल 2014 को क्या कह रहा है? अ फर्म हैड एसेट्स ऑफ रुपीज 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक। कह रहा है स्टॉक हटाकर 1 लाख रुपए का हमारे पास एसेट है। स्टॉक भी तो एसेट होता है, तो भाई 1 लाख की नॉर्मल और 20,000 का स्टॉक भी हमारा एसेट है, तो टोटल एसेट हो गई 120। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे पता है क्या करने वाले हैं, मैं बताता हूं। कहते हैं इसे 80 लेंगे, इसको 20 लेंगे, एक वो कह रहा है एक्सक्लूडिंग। अबे 1 लाख की एक्सक्लूड करने के बाद है भाई, तो टोटल एसेट को 120 रखना है आपने। कह रहा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कितना बैलेंस दिखा रहा था? 60,000। तो पार्टनर्स की कैपिटल हमारे पास ऑलरेडी 60,000 की है। कह रहा था करंट लायबिलिटीज वो कितनी है? करंट लायबिलिटीज 10,000 की हैं। बहुत बढ़िया बात है। एंड द बैलेंस, बैलेंस मतलब जो दोनों साइड को इक्वल करने के बाद आएगा, वो कितना आ रहा है? कह रहा जो बैलेंस है
बैलेंस व्हाट, बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड द, कह रहा जितना भी बैलेंस आएगा वो सब किस में रखना है, रिजर्व में रखना है। तो यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, या तो इन्हें ले लो या फिर हाँ इन दोनों में से इसे माइनस करके भी निकल जाएगा। ठीक है, हो जाएगा काम। ये जो भी यस यस बोल रहे हैं ना, इनका नो नो कराएंगे। आओ हाँ चलिए, अभी हम लोग दो मेथड और हैं हमारे कैपिटलाइजेशन वाले। कैपिटलाइजेशन वाले दोनों मेथड हमें क्या मेथड, क्या फॉर्मूला होता था उनका याद है? कैपिटलाइजेशन वाले दोनों मेथड्स का फॉर्मूला आप लोगों को याद है? कैपिटलाइजेशन वाले मेथड का नाम याद है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दो मेथड हुआ करते थे। ठीक है, सुनिएगा, हमारा जो इसमें पहला मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, ये खुद कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। है, आपको नहीं लग रहा हमने लर्न कर लिया? यह याद है इसका लॉजिक? लॉजिक पे बात करनी है, नहीं करनी? घर जाना है, पानी पियोगे, थप्पड़ खाओगे, नालायक कहीं के। चलो समझो जरा, थोड़ा सा बात करते हैं। पहले मुझे बता दो, गुडविल किसकी निकाली जा रही है? राज और देव की। राज और देव 1 2 3 4 5 साल काम कर चुके हैं। 5 साल काम करने के बाद आज कैपिटल की क्या पोजीशन है? 5 साल काम करने के बाद राज और देव की कैपिटल की क्या पोजीशन है, मैं ही पूछ रहा हूं। आज उन्होंने कितने रुपए लगा रखे हैं? 10, जो कि इन दोनों के डिफरेंस से भी निकाला जा सकता था, जिसे हम नेट एसेट्स कहते हैं। ठीक है, अब सोचो 10 लाख रुपए लगाने के बाद आज आने वाले 1 साल में वो कितना कमा सकते हैं? आने वाले 1 साल में वो लोग 1 लाख कमा सकते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1 लाख रुपए कमाने के लिए उन्हें 1 लाख रुपए कमाने के लिए उन्हें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं? ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं अगर आज ही एक नया बिजनेस मार्केट में उतर जाए तो वो कितना कमाएगा? वो 8% कमा पाता है। ठीक है, अच्छा इस मेथड में गुडविल डिफरेंट है क्या दूसरे मेथड्स के मुकाबले? अभी हमने 3 मेथड पढ़े, सिंपल, वेटेड और सुपर। अब हम लोग 2 मेथड पढ़ने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन वाले। उन 3 में और इन 2 में फर्क क्या है? उन 3 में जो गुडविल निकलती है वो प्रॉफिट के बेस पर निकलती है। इन 2 मेथड्स में जो गुडविल निकलती है वो कैपिटल को कंपेयर करके निकलती है। भाई सोचो, एक बात सोचो, इस एरिया में 2 कोचिंग सेंटर है, एक मेरा और एक और है कोई। अच्छा, उन्होंने भी अपने कोचिंग सेंटर पे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। ठीक है, सुनो तो सही, उन्होंने अपने कोचिंग सेंटर पे 5 लाख इन्वेस्ट कर रखे हैं, मैंने 2 लाख ही इन्वेस्ट किया हुआ है, और काम उनका और मेरा इक्वल है। मतलब स्टूडेंट जितने मेरे पास हैं उनके पास भी उतना है, उनका फीस स्ट्रक्चर भी उतना है, मेरा भी इतना है, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम। अब तुम सोचो, जब 2 बिजनेसेस के प्रॉफिट सेम है तो क्या उस केस में सिंपल, वेटेड और सुपर मेथड लग पाएगा? वहां पर वो मेथड यूजलेस हो गए। पर फिर भी एक बात सोचो ना, वो प्रॉफिट कमाने के लिए 5 लाख रुपए लगा के रखा हुआ है, मैं प्रॉफिट कमाने के लिए 2 लाख रुपए लगा के, तो कोई फर्क तो है ना। तो ये जो 3 लाख रुपए मैंने कम लगा रखे हैं ना, ये मेरे गुडविल की वजह से है। नहीं समझे? तो यही हम फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये मैं बात कर रहा था। ठीक है, आओ जरा। अब मैं ये कह रहा हूं, ये 1 लाख रुपए कौन कमाएगा? ये 1 लाख रुपए कौन कमाएगा? राज और देव। 1 लाख रुपए कमाने के लिए कितने पैसे लगाने पड़ रहे हैं? 10 लाख। अब यही 1 लाख अगर एक नया बिजनेस कमाना चाहता है, उसे कितने लगाने होंगे?
मैं कह रहा ज्यादा, कितने ज्यादा, कह रहे ज्यादा लगाएंगे। भाई ज्यादा की कोई लिमिट भी तो होगी, 2 4 5 7 करोड़। अबे तरीका है बे, वो ऐसे ना तुक्का ना मारो, सोचो। दोबारा से सुन लो, दोबारा से सुन लो, दोबारा से सुन लो। 1 लाख रुपए कमाने के लिए राज और देव 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं यही 1 लाख अगर ये भी कमाना चाहता है, इसकी अर्निंग परसेंटेज 8 है, ये ध्यान रखना। अगर ये भी 1 लाख कमाना चाहता है तो इसको कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? क्या मैं यही तो पूछ रहा हूं? देखो ना, मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे, है ना? तो ये कैसे निकलती है सोचो। एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं नए बिजनेस के लिए, सवाल क्या है मेरा, अगर ये वाला बिजनेस, सवाल तो बता दो, जवाब क्या तुम जब दोगे जब तुम्हें सवाल ही नहीं पता। अगर ये 1 लाख रुपए कमाना चाहता है तो इसे कितनी कैपिटल, अर्निंग परसेंटेज तो 8 ही है, और 8 को परसेंटेज से हटाने के लिए 100 कर दोगे, तो इसकी क्या उल्टा कर दो। आजा तुझे उल्टा कर दूं, चलो 12 लाख। मैं हंस रहा हूं बेटे, ठीक है, ऐसे मजाक वाली बात थी। तो इसको कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? 12.5 लाख। अब तुम खुद सोचो ना, ये लोग मतलब राज और देव, राज और देव 1 लाख रुपए कमाने के लिए कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसको कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? 12.5 लाख। ओ भाई साहब, मिल तो गया डिफरेंस। जो इन दोनों में जो डिफरेंस है ना 2.5 लाख रुपए का, वही 2.5 लाख रुपए गुडविल है इनकी। अब ये 2.5 लाख रुपए निकला कैसे है? अब आप इन दोनों को कंपेयर करके देखो, अब आपको पूरा सिस्टम समझ आ जाएगा। ये पता हमने कितना निकाला है, 12.5 लाख, और ये कितना है। अब आप इसको पूरे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंफर्म ना? अच्छा, इस पूरे सिस्टम में आपके लिए यूजफुल क्या है? आपके लिए इसमें से फाइनल फॉर्मूला क्या रहेगा? आपके लिए ये वाला फाइनल है, इसके बेस पर आपको गुडविल निकालनी है, ठीक है? अभी मैंने आपको जो सिखाया वो कौन सा मेथड था? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और एक मेथड होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। उस केस में आपको क्या करना होगा, सुनो, आपको सिर्फ सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इंटू 100 करना होगा। वहां पर क्या होता था, वहां पर जैसे 12.5 लाख में से हमने 10 लाख माइनस किए थे, तो आपको इन दो फिगर्स के डिफरेंस को गुडविल कहते थे। इसमें जो है ना, इसमें आंसर ही सीधा 2.5 लाख आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा के ऊपर बात की जा रही है, टोटल पे बात नहीं किया है। एक्स्ट्रा हिस्सा, कैपिटल का एक्स्ट्रा पार्ट, जो नए बिजनेस को हमसे ज्यादा लगाना पड़ रहा है, उस हिस्से की बात हो रही है खाली। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुडविल की एंट्री याद है ना, मैंने अभी बताई थोड़ी देर पहले, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस, और ये एंट्री है गुडविल के एडजस्टमेंट की। कुछ और मत बोलना, डिस्ट्रीब्यूशन की, डिवीजन की, फलाने की, तेरी मेरी, नथिंग, ओनली गुडविल एडजस्टमेंट, ठीक है? हाँ, गुडविल इज ऑलवेज एडजस्टेड, ठीक है? मैं कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जो हम आगे डिस्कस कर सकें। हाँ, अब हम लोग आ गए अपनी दूसरी एडजस्टमेंट पे। अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? गुडविल। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? पास्ट, यानी कि पुराने प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस और रिजर्व्स, ठीक है? चलिए, अब जैसे इस क्वेश्चन में यहां पर कितने पार्टनर हैं? ए बी, रेशियो चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 70,000 का पुराना प्रॉफिट पड़ा हुआ है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं भौंक रहा है तो तुम इसका क्या करोगे?
इसे पुराने रेशो में बांट देंगे। अभिजीत एंट्री बता रहा है हमें। बहुत बढ़िया। हाँ, ये डेबिट होगा क्योंकि इसका बैलेंस क्रेडिट है। ये डेबिट टू ए और बी पुराना रेशो। अगर क्वेश्चन कह रहा है इसको बांटना नहीं है तो फिर एडजस्ट कर दो, और एडजस्ट करने का तरीका गुडविल वाला है, बिल्कुल सेम। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू, सिंपल सा था। आगे आओ, चलो दिमाग लगाना थोड़ा सा और। अब फिर वही पार्टनर 2 ही 3 ही है, रेशो चेंज कर रहे हैं। P&L का 90,000 का डेबिट बैलेंस दे रखा है। अगर क्वेश्चन कह रहा है इसको बांटना है तो बांटना है इस रेशो में। LB एंट्री क्या होगी? हाँ जी, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू। और अगर क्वेश्चन कह रहा है इसको बांटना नहीं है, मतलब एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करने की एंट्री इस बार चेंज होगी। इस बार गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग नहीं डलेगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू, बिकॉज वी आर हैविंग लॉस। ठीक है, आ जाते हैं, अभी बात कर लेते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, अभी सिमरन उसके बारे में बात करेंगे। बेटे 2 मिनट रुकना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में यहां देखो, आपको 2 आइटम दे रखे हैं पास्ट के, हाँ है ना। अब इसके बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। इन दोनों को 2 ट्रीटमेंट है, या तो इन दोनों को आप लोग, और अगर आप इन्हें एडजस्ट करते हैं तो दोनों का बैलेंस शीट पे क्या असर पड़ रहा है वो देखो। अगर आप इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये बैलेंस शीट से हट जाएंगे और दोनों की वजह से कैपिटल बढ़ जाएगी। और अगर आप इन्हें एडजस्ट कर रहे हैं तो इंपैक्ट खाली कैपिटल्स में आएगा और दोनों बैलेंस शीट में एज इट इज बने रहेंगे। ठीक है, अभी मैंने ये भी बताया था, ये P&L का डेबिट है। अगर आप इसे बांटोगे तो ये होगा, एडजस्ट करोगे तो क्या होगा देखो। आपने वैसे एंट्री क्या सीखी है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू, पर यहां एंट्री उल्टी हो जाएगी क्योंकि हमारे पास लॉस है। ठीक है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, ये भी हमारा एक बहुत अच्छा मुद्दा था। अच्छा, अभी मैंने आपको क्या बताया, पुराने प्रॉफिट्स का क्या करते हैं। अगर यहां पर कोई पुराना प्रॉफिट लॉस रिजर्व दे रखा है तो या तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो या एडजस्ट कर दो। अब मैं कुछ बात ऐड कर रहा हूं, सुनो। कभी कभी क्या होता है, अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, आपको क्या दे रखा है, एक वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। इस रिजर्व के बारे में कुछ कहेंगे आप लोग, कौन सा रिजर्व है ये? नॉर्मल रिजर्व नहीं है, ये कंडीशनल रिजर्व है, कंडीशनल रिजर्व। अगर आज क्वेश्चन कोई कंडीशन दे रहा है तो पहले उस कंडीशन के हिसाब से इस रिजर्व का ट्रीटमेंट करना है। और अगर क्वेश्चन सेटिस्फाई, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है या कंडीशन ही नहीं है क्वेश्चन में, तो फिर आप इसका क्या करेंगे, या तो बांट दो या एडजस्ट कर दो, वही वाला तरीका है। अब देखना पड़ेगा क्या कंडीशन दे रहा है हमें। पहला केस क्या कह रहा है, कह रहा पहला कह रहा नो इंफॉर्मेशन, तो भाई इसको सीधा सीधा बांट दो। वर्कर का क्लेम 25,000 पर एस्टिमेट किया गया है, वर्कर का क्लेम, तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट ही होगा टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। 25 का है, बाकी का 15 टू कौन कौन है, ए और बी में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगला केस कह रहे वर्कर का क्लेम 40 है, तो भाई इसको 0 कर दो, इसे 40 कर दो। अगला केस कह रहा वर्कर का क्लेम 50 है, इस केस में रिवैल्यूएशन का सहारा लेना पड़ता है कि नहीं। अच्छा, अब मैं इसे हटा रहा हूं, 0 आई, और ये वाला केस है ओनली रिवैल्यूएशन डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 50,000, पूरा का पूरा। आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो मैंने इस क्वेश्चन को इस पूरे डेटा के अंदर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इंसर्ट कर दिया है। जैसे हमें वो इन्वेस्टमेंट कितने की दे रहा है, 6 लाख रुपए की, रिजर्व कितने का दे रहा है, 54 का दे रहा है हमें। उसके अलावा नीचे 5 केस दे दिए, और शुरू में पार्टनर्स का रेशियो क्या था, 4:3:2, यहां पर क्या है 2:3:4, ठीक है ना।
तो अब हमें अलग अलग केस पे काम करना है। पहला केस क्या कह रहा है? देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। वो भाई किस चीज की इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है विवेक? ये विवेक किस चीज की इंफॉर्मेशन की बात? रिजर्व की? नहीं रे, हाँ IFF, वो भी एक ही तो बात है, कह रहा है IFF किस चीज की इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है सिमरन? हट, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू के बारे में। अगर क्वेश्चन इसके बारे में कुछ भी नहीं भौंक रहा है, अगर क्वेश्चन आपको इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट प्राइस को लेके कुछ नहीं कह रहा है, एक बात सोचो, ये बैलेंस शीट में यहां पर आज दिखाई क्यों दे रही है? क्योंकि ये आपने कहीं ना कहीं खरीदी होगी। कितने पे खरीदी थी? और आज भी कितने पे दिख रही है? पर जब आज आप अपना रेशियो चेंज करते हैं ना, जब रेशियो चेंज करते हैं तो आपको पता है हर चीज रिवैल्यू की जाती है। और रिवैल्यू करने का रीजन मैंने आपको बताया था, ताकि किसी पार्टनर को किसी भी एसेट या किसी लायबिलिटी में इंक्रीज डिक्रीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज ना मिले। ना हम किसी पार्टनर को कोई एडवांटेज देंगे ना कोई डिसएडवांटेज, हमें न्यूट्रल रखना होता है चीजों को, समझ रहे हो? तो ये वजह थी। अब क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। ये इसके लिए कह रहा है, इसके बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, तो यानी कि ये फ्री है। और अगर ये फ्री है तो इस रेशियो में बांट दो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? चल रहा है, ठीक है। आओ अगला कह रहा है इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 6 लाख ही है आज भी। ये तो भी तो फ्री है, तो बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है, उसी में बांट दो। अगला कह रहा है इसकी मार्केट वैल्यू, इसकी मार्केट वैल्यू 9,000 से कम हो गई है, तो भाई इसका मतलब यहां पर हमें इन्वेस्टमेंट को 591 का रखना है। और ये तभी पॉसिबल है जब तुम इसे यहां पर 9,000 से तभी तो यहां पर ये 591 बचेगा। इसका मतलब हमें यहां पर इन्वेस्टमेंट को 9,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा, और इसको क्रेडिट करने का मतलब इन्वेस्टमेंट को कम करना। कम करने के लिए आप पहले इस भाई साहब को यूज कर सकते हैं, IFF डेबिट कितने का है? 54। तो बाकी का जो 45 बच गया उसे इसी रेशियो में बांट दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कह रहा है इसकी मार्केट वैल्यू 528 हो गई है, यानी कि 72 से रिवैल्यूएशन का सहारा ले लो। अच्छा, अगर ये नहीं होता और सिर्फ ये होता तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 72, और यहां पर इन्वेस्टमेंट 528 की आज, ठीक है। एक केस और है, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट में बढ़ गई है तो ये वाला फिर से फ्री है, इसे पूरा बांट दो, इसकी वैल्यू को 25,000 से रिवैल्यूएशन का सहारा लेके बढ़ा दो, और रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट लॉस बनेंगे उसे इस रेशियो में इनका बांट दो, क्योंकि वो इन्हीं से बिलोंग करता है। लास्ट वाला केस ये कह रहा है इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ गई है, तो बढ़ा दो। ये लो, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन से बढ़ता है, रिवैल्यूएशन से बढ़ेगा ना, तो 60,000 से बढ़ा दो। एक एंट्री तो ये रही, दूसरी एंट्री इसको इस रेशो में बांट दो, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है आज, क्योंकि इन्वेस्टमेंट घटी नहीं है बल्कि बढ़ गई है, तो एक एंट्री उसकी आ जाएगी। उसके बाद जो आपका यहां रिवैल्यूएशन क्रिएट हुआ है, ये प्रॉफिट शो कर रहा है, इस प्रॉफिट को इन्हीं पार्टनर्स में इस रेशियो में बांटने की एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, और टू ABC पुराना रेशियो, ठीक है। अच्छा, जैसे एक बार मतलब मैं आपके 10 मिनट लूंगा, लास्ट खत्म होने वाला हमारा टॉपिक। इस क्वेश्चन में क्या सुनो, ये दो पार्टनर्स थे अरुण और वरुण, 1 साल 2 साल 3 साल काम कर लिया। आज बैलेंस शीट की मैं बात करूं तो बैलेंस शीट के अंदर क्या दे रखा है? ये जब आप इसे पढ़ोगे ना तो पूरा कनेक्ट हो जाएगा। और इसकी गुडविल की वैल्यू हमें पहले खुद निकालनी है। कैसे निकालनी है? 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर एवरेज, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका टोटल करना 290 और 20 इसमें से ले लो, 3 10 5 10 5 10 हो गया, 5,10,000। 5,10,000 को 3 से डिवाइड करोगे तो एवरेज आ गया 1,70,000 एवरेज आ गया। और नंबर ऑफ ईयर परचेज देखना 2 दे रखे हैं, तो यानी कि गुडविल की वैल्यू आ गई 3 लाख, तो 340 ये रहा। इसका हम क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं।
और इसके लिए देख लो क्या कह रहा है, पार्टनर्स नीदर वांट टू शो गुडविल नॉर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, कह रहे इसे बांटना नहीं चाहते, मतलब एडजस्ट कर। और भाई जब दोनों एडजस्ट करने हैं तो दोनों का टोटल करो, दोनों का टोटल करो और दोनों की मदद से क्या निकालो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को दोनों के टोटल के ऊपर मल्टीप्लाई करो, एंट्री निकल जाएगी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटीज, इसके अंदर क्या था सुनिएगा। जैसे ये दो पार्टनर्स हैं, ये समय के साथ अपना रेशियो चेंज कर लेते हैं, तो रेशियो चेंज करने पर गुडविल एडजस्टमेंट और ये हमने सीख लिया। अब होता क्या है, ये जो हमारी लायबिलिटीज और एसेट्स होती हैं, ठीक है, अच्छा इसके ऊपर तो आपको पता ही है, फ्यूचर का, पास्ट का, प्रेजेंट का, तीनों का असर इसके ऊपर आएगा, है कि नहीं। तो टाइम के साथ साथ हमारी इन एसेट में और इन लायबिलिटीज में क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। चेंजेस का मतलब कि इसमें से कोई भी एसेट या कोई भी लायबिलिटी वैल्यू में या तो बढ़ जाती है या घट जाती है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, सोचो अगर आपकी कोई एसेट बढ़ गई है तो क्या होगा, आपको एक गेन क्रिएट हो गया होगा, और अगर आपकी कोई एसेट घट गई है तो आपको एक लॉस क्रिएट हो गया होगा, है कि नहीं। ऐसे ही अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है तो आपको लॉस बन जाएगा, और अगर आपकी लायबिलिटी घट गई है तो आपको गेन बन जाएगा। तो इन चार पॉइंट्स की वजह से एक छुपा हुआ प्रॉफिट या एक छुपा हुआ लॉस इनके अंदर हो जाता है, मौजूद होता है। उस छुपे हुए प्रॉफिट या लॉस को ही हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन का लॉस नाम देते हैं। और क्योंकि ये जो चेंज आया है, ये चेंज इस दौरान आता है कि नहीं, हाँ या ना, और इस दौरान रेशो क्या था, तो यहां पर जो प्रॉफिट लॉस निकलता है ना, इससे उस प्रॉफिट लॉस को हमें इस रेशो में बांटना चाहिए। अगर इन्होंने कुछ और दिमाग चलाया तो फिर हम उसे एडजस्ट कर देंगे, या तो इस रेशो में बांट दो, इसमें अगर वो बांटने के लिए मना करेगा तो फिर हम उसे एडजस्ट कर देंगे। आओ जरा, अब जैसे यहां पर कितनी एसेट है, 4, और लायबिलिटी तो टोटल हो गए 6, पर चेंज कितने में आया है, चेंज 4 में ही आया है। अच्छा, इन वैल्यूज को क्या कहोगे और इन वैल्यूज को क्या कहोगे, दीज आर बुक वैल्यूज, दीज आर मार्केट वैल्यूज, ठीक है। अब देखो जरा चेंज की हम बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है डेटर की वैल्यू 30,000 से घट गई है, तो क्या एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन डेबिट टू। तो यहां पर डेटर्स कितने के रह जाएंगे, अबे तुम्हारी इस एंट्री में डेटर्स घटे हैं ना, तो यहां पे भी तो घटेंगे, 90 हो जाएंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई है, तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू, इसका असर कहां पड़ेगा, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की हो जाएगी, 2,90,000 की। और इन सब एंट्रीज का एक असर नए अकाउंट पे भी पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। तीसरा पॉइंट, क्रेडिटर्स 15,000 के नहीं देने, तो क्रेडिटर्स डेबिट टू, इसका असर क्रेडिटर्स आपके 15,000 से कम होकर 55 के रह जाएंगे। देवांशी समझ आ रहा है। चलो अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹5,000, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू, तो इसका असर आपके आउटस्टैंडिंग में पड़ेगा, जो कि 40 से बढ़कर 45 हो जाएंगे। अब आपने 4 ही तो एंट्री डाली है, क्या इन 4 के अलावा और एंट्रीज हो सकती है, केसेस हो सकते हैं, एंट्रीज ये 4 ही रहेंगी। एसेट बढ़ेगी या घटेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, बस इनके अलावा कोई केस नहीं हो। केस वैसे निकलेगा कि जैसे लैंड एंड बिल्डिंग की जगह पर मशीन दे देगा, फर्नीचर दे देगा, पर वैरायटी यही वाली रहेगी उसकी, ठीक है। इन 4 का असर क्या है मैं ये पूछ रहा हूं, इन 4 का कुछ असर तो बैलेंस शीट पे पड़ा, वन साइडेड, और वन साइडेड असर डबल एंट्री सिस्टम चलता है ना, तो वन साइडेड ये है, वन साइडेड ये रहता है, तो हमारा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनके तैयार हो जाएगा। अच्छा, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में मैं बात करूं, अब मुझे एक बात बता दो, इन एंट्रीज का असर क्या है। इन एंट्रीज की वजह से 4 एसेट और 2 लायबिलिटीज, टोटल 6। इन 6 में से जिसमें चेंज आया है, जिसमें चेंज आया है, इन एंट्रीज की वजह से वो चेंज मेरी बुक्स में दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि नहीं, देख लो तुम।
ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज होकर तो दिख रहे हैं, नई वैल्यूज दिख रही हैं। तो ये वाली एंट्रीज डालने से एसेट और लायबिलिटीज की नई वैल्यू दिखनी। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, व्हेन द पार्टनर्स वांट टू शो न्यू वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड, तो ये मेथड तो तब का है। अच्छा, इन 4 एंट्रीज की वजह से 1 2 3 4 पोस्टिंग हुई, तो यहां पर हमें क्या मिल गया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट इनसे इसी रेशियो में बंटना चाहिए, तो उसकी एंट्री अलग से डाली है, रिवैल्यूएशन टू एक्स और वाई। इसकी पोस्टिंग एक तो ये रही, और इसकी दूसरी पोस्टिंग कहां पर हो जाएगी, कैपिटल्स बढ़कर नजर आएंगी। समझ आया मेरे? अगला मेथड, अगले मेथड में क्या होता है, अगले मेथड में बैलेंस शीट बिल्कुल सेम रहनी चाहिए जैसी थी। इसका मतलब देखो, हमें ये वाला प्रॉफिट तो हुआ है ना, छुपा हुआ है ना ये वाला प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को इस रेशियो में बांट दो, पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका, पार्टनर चाहते हैं कि जैसे चीजें यहां थी वो एज इट इज इसके अंदर दिखाई दें, इसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं करना चाहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप रिवैल्यूएशन का ये प्रॉफिट जो कि अभी आपने कहां से निकाला, अभी आपने ये प्रॉफिट ये अकाउंट बनाकर निकाला, जो कि खुद कहां से बना, एंट्री से। एंट्रीज डालने से वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। अब वो भाई साहब क्या करें, कह रहे वैल्यूज चेंज नहीं करने हैं आपको। मैंने कहा यार अजीब पागल है यार, ऐसा थोड़ी होता है। अब हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर नहीं निकालेंगे, स्टेटमेंट बनाकर निकाल लेंगे। स्टेटमेंट में आपने इंक्रीज और डिक्रीज लिखना है। एसेट अगर बढ़ी है तो गेन है, एसेट घटी है तो लॉस है, लायबिलिटी बढ़ी है तो लॉस, घटी है तो गेन। आओ जरा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एसेट और लायबिलिटीज के चेंज होने का कारण कौन है, और इसके बनने का कारण कौन है, एंट्रीज। अब वो कह रहे हैं वैल्यूज चेंज नहीं करनी है। उनका कोई बात नहीं, ये प्रॉफिट ही तो चाहिए था, ये प्रॉफिट मैंने निकाल लिया बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, ठीक है ना। तो अब आपने ये प्रॉफिट जो निकाला है, इसे आप इन दोनों रेशियो की मदद से निकाले हुए सैक्रिफाइसिंग रेशियो को इसके ऊपर अप्लाई कर दो, आपको एक एंट्री मिल जाएगी। इस एंट्री का असर सीधा कैपिटल पे जाएगा, तो खाली कैपिटल चेंज होंगी, लायबिलिटीज और एसेट सेम रहेंगी। देखो आराम से, कहीं कोई परेशानी है तो बताएं। डन? सम अप कर रहे हैं बस, ठीक है, और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हाँ जी, गुडविल के कितना मेथड, सिर्फ एक, क्या, एडजस्टमेंट। पुराने प्रॉफिट्स के 2 मेथड, या तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या ये दोनों मेथड किसके हैं, एक्यूमुलेटेड। और एसेट और लायबिलिटीज के 2 मेथड, या तो नई वैल्यूज शो करो या नई वैल्यूज शो मत करो। यही तो होता है। क्वेश्चन जब आपको आएगा सामने बड़ा वाला क्वेश्चन, तो वो हमेशा इसका तो यही वाला कॉम्बिनेशन देगा, और इसमें से ये वाला दे सकता है, ये दे सकता है, या फिर 1 3 और 5 का कॉम्बिनेशन बना सकता है, या फिर 1 2 4 का कॉम्बिनेशन बना सकता है, या फिर 1 2 और 5 का। मतलब ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपके सामने आ सकते हैं। जब आप लोग तीनों एडजस्टमेंट को संभालोगे ना, तो तीनों को संभालने के लिए आपके पास ये वाले कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो सकते हैं। क्या कोई डाउट है? ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, आई थिंक चैप्टर क्लियर है। थोड़ा बोरिंग रहा क्या बीच बीच में? नहीं, थोड़ा बहुत तो देखो, जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो क्लास थोड़ी बहुत लंबी हो भी जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।